माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। पुष्कर में शातिर महिला चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए महिला पर्यटक के बैग से 30,000 की नकदी उड़ा ली। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुष्कर में शातिर महिला चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए महिला पर्यटक के बैग से 30,000 की नकदी उड़ा ली। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शातिर महिला चोरों ने पहले बारीकी से रेकी की थी। पीड़ित महिला बैंक से पैसे निकलवाने के लिए गई थी। बैंक से पैसे निकलवाकर महिला मिठाई की दुकान पर आई। उसी समय शातिर महिला चोरों ने बैग में चीरा लगाकर नकदी उड़ा ली। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घोड़ाघाट पे SBI बैंक के सामने एक वर्ग महिला थी, तो मिठाई की दुकान में बैंक से SBI बैंक से पैसे निकला के लाई थी। मिठाई की दुकान में मिठाई खरीदने गई थी। दो महिलाएं पीछे से आई और उनके बैग में से 30,000 रुपये छीन के ले गई। उसके बाद वर्ग महिला को बाद में पता चला था, उसकी रिपोर्ट मिली, मदद किया, अनुसंधान का विषय। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के तहत दूसरे सोमवार के दिन भक्तों ने प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर में शिव को जल अर्पण कर पूजा अर्चना की। सावन के महीने के दूसरे सोमवार को मंदिरों में भोले के जयकारे गूंजे। लोगों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र अर्पित कर पूजा की गई। इसी क्रम में स्वामी कॉम्प्लेक्स स्थित प्रकाशेश्वर मंदिर में भगवान शिव को मंत्रों के द्वारा जल अर्पित किया गया और अंत में आरती कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। पुष्कर अस्पताल भूमि आवंटन के विरोध में लगातार आमजन द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने जमीन आवंटन के जांच के आदेश दे दिए। पिछले कुछ महीनों से पुष्कर में नवीन अस्पताल के निर्माण के लिए आवंटित की गई भूमि का लगातार विरोध किया जा रहा था। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कैचमेंट एरिया में भूमि आवंटन के जांच के आदेश दिए। पार्षद ने जानकारी देते हुए बताया कि उपयोग में निहित वास्तविक तथ्य की आड़ में नगरपालिका आज तक गुमराह करती चली आ रही है। चिकित्सालय के लिए 2 महीने पूर्व जो भूमि आवंटन किया गया है वो कैचमेंट एरिया में किया गया। उस बात को लेके जो हमारा संघर्ष चल रहा है पुष्कर के नागरिकों का और आम जन का कि भाई जो जगह दी गई है वो बिल्कुल अनुपयुक्त है। और हमने जो पूर्व में श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा जो चिन्हित की गई थी भूमि, उस संबंध में सारे तकनीकी जो सारे कागजात हैं मास्टर प्लान से वगैरह वगैरह से सबसे हमने लाके आज माननीय ईओ साहब से विस्तृत नक्शों के साथ में और तथ्यों के साथ में चर्चा की है। और नगरपालिका जिस नक्शे से चल रही है पुष्कर मास्टर प्लान 2021 से, वो पुराना नक्शा है, उसको UDS विभाग ने सुपरसीड कर दिया गया। और जो नक्शा आज जो UDS विभाग की साइट पे जो फाइनल नक्शा है, उस नक्शे में जो पूर्व में चिन्हित की गई है भूमि 20 बीघा, वही वो रेत के टीले के रूप में दर्शाई गई है उसका भू उपयोग। तो उस जगह पे किसी प्रकार से यदि चिकित्सालय बनाया जाता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये आज हमने माननीय ईओ साहब से कहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने जो ज्ञापन और मांग पत्र भेजा था, उस संबंध में जो जांच श्रीमान जिला कलेक्टर SDO साहब और ईओ साहब के माध्यम से करा रहे हैं, उसमें हमने सारे तथ्य मुख्यमंत्री जी को दिए थे कि भाई वो जगह उपयुक्त है। और जो जहां अभी दी गई है वो पुष्कर तीर्थ की पवित्रता और इसकी अस्मिता को लेके आघात पहुंचाने वाली जगह, उसमें से सारा बायोमेडिकल वेस्ट सरोवर में बह के आएगा। उसके लिए हमारे पुष्कर के तीर्थ पुरोहितों का, नागरिकों का जो संघर्ष चल रहा है, हमने आज उन्हें पुनः निवेदन किया कि आप मुख्यमंत्री की जो जाँच आई है उस जाँच में हमारे तथ्यों को आधार बना के और जो पूर्व में चिन्हित जगह श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा वही जमीन पुनः प्रस्तावित करके पुनः विचार करके इस आवंटन के संबंध में और राज्य सरकार को भेजे, जिससे पुष्कर में एक नवीन विकसित 100 बेड का चिकित्सालय बनाया जा सके। और यही बात करने के लिए आज हम यहाँ आए थे। मांग तो हमारी वही पुरानी मांग है। आज 2 महीने से जो अस्पताल का मसला पुष्कर में चलाया जा रहा है, उसी को लेकर हमारी जो शुरू से ही जो हमने विरोध किया है, हॉस्पिटल का नहीं, जो जगह चिन्हित की है वो जगह का विरोध हम करते आ रहे हैं। पता नहीं है कौन सी हठधर्मिता करके बैठे हैं सरकारी लोग, हमारी बात सुनने को, मानने को तैयार नहीं है। जबकि हमने इतने तथ्यात्मक कागजात पेश कर दिए हैं
इनको देख के कोई भी ये कह सकता है कि जो पूर्व में जो जगह चिन्हित की गई थी वो जगह एकदम से सूटेबल जगह है हॉस्पिटल के लिए, और जो नई जगह चिन्हित की गई है वो सीधा सरोवर की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। और इसका हम पहले भी विरोध करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमारी यही मांग है। ईओ साहब से हमने आज वापस इस बारे में चर्चा की है। अब ये मुख्यमंत्री की जो जांच यहाँ पे आई हुई है कलेक्टर द्वारा या एसडीएम साहब के द्वारा, उस जांच के अंदर सारे हमारे जो तथ्यात्मक जो कागजात पेश किए हैं उनका हवाला देते हुए ये पूर्व में जो जगह चिन्हित की गई है उसी पे अस्पताल बनाया जाए, यही हमारी। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत पर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने विकास कार्यों को लेकर आरोप लगाए थे। आरोपों का जवाब देते हुए विधायक ने कहा कि कांग्रेस जुमलेबाजी में माहिर है। पुष्कर में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने पुष्कर विधायक पर आरोप लगाए थे कि उनके कार्यकाल में कार्य नहीं हो रहे हैं, जबकि वे स्वयं 99% कार्य करने का दावा कर रहे हैं। उसका जवाब देते हुए सुरेश सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस की जुमलेबाजी जनता पहचानती है और कांग्रेस के शासन में पुष्कर का विकास कार्य ठप रहा है। ऐसा है कि मेरे कार्यकाल के अंदर 2600 करोड़ के मैंने ऐतिहासिक काम कराए, उसकी एक विकास पुस्तिका मैंने छापी और उसका विधानसभा के लगभग 20,000 लोगों को मैंने लगभग 20,000 प्रतियाँ छाप कर लोगों को बांटी मैंने। उसको लेके हमारी बहन नसीम अख्तर जी लगभग लगातार 3 सालों से कह रही है कि साहब कामों की जांच होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं भी कह रहा हूँ कि सरकार उनकी है, अधिकारी उनके हैं, तो निश्चित रूप से जांच करनी चाहिए। जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? जब सरकार को 3 साल हो गए तो जांच करनी चाहिए। अभी भी समय है, इनकी सरकार को 2 साल हो रहे, निश्चित रूप से जांच करनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखूंगा कि निश्चित रूप से इन कामों की जांच करें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर हमने क्या क्या काम कराए, जिससे इनका ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए जो काम है हमें दिख नहीं रहे। तो निश्चित रूप से ये जांच करेंगे तो इनको काम भी दिखेंगे। और आपको पता है कि पुष्कर का जो एसडीएम उपखंड कार्यालय है वो भी हमारे कार्यकाल के अंदर ही बना, तहसील भवन है वो भी हमारे कार्यकाल के अंदर ही बना, रोप है वो भी हमारे कार्यकाल के अंदर ही चालू हुआ, वर्मा जी का जो मंदिर है एंट्री प्लाजा लगभग 24 करोड़ रुपये स्वीकृत भी हमारे कार्यकाल के अंदर ही हुआ। उसका पुष्कर सरोवर की जो पवित्र सरोवर है उसकी सीढ़ियों का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी का हमारे कार्यकाल के अंदर ही हुआ। पुष्कर से लेकर अजमेर के बीच में रोड है वो भी हमारे कार्यकाल के अंदर ही बनी। हमने एमडीएस यूनिवर्सिटी से लेकर पुष्कर की जो 52 करोड़ की रोड है वो भी निश्चित रूप से हमारे कार्यकाल के अंदर ही बनी। इसके अलावा भी गाँवों के अंदर गाँव ढाणी के अंदर हमने रोड बनाने का काम भी हमारे कार्यकाल के अंदर ही हुआ। एडीए के अंदर भूमि विस्तार का काम भी हमारे कार्यकाल के अंदर हुआ। इस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ऐतिहासिक काम हुए। सिर्फ और सिर्फ उनका काम लोगों को गुमराह करना है, गलत धारणाएं फैलानी है, लोगों को गुमराह करके झूठा प्रचार करके गलत अफवाहें फैला के ये लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तीर्थराज पुष्कर की जनता बहुत ही जागरूक है। ये हमने विधानसभा के अंदर भी देख लिया, लोकसभा के चुनाव में देख लिया और अभी पंचायती राज का जो चुनाव हुआ पुष्कर उपखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी का एक भी खाता नहीं खुला, नहीं तो कोई जिला परिषद सदस्य जीता, नहीं कोई पंचायत समिति सदस्य जीता। तीर्थराज पुष्कर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का लगातार दूसरी बार बोर्ड बना, वो भी विकास के मुद्दे पे और ईमानदारी से स्वच्छता से, और हमने सबको साथ लेके काम किया। और निश्चित रूप से अगर इनको लगता है कि कहीं गड़बड़ है तो जांच कराने क्या दिक्कत है? सरकार इनकी है, अधिकारी इनके हैं और हम इनको जांच में सहयोग करेंगे पूरा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जो खुद पत्र लिखूंगा कि इस तरह की जो गलत अफवाहें फैला कर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, कृपा करके इनको अंकुश रखें। पुष्कर के अस्पताल के लिए जो भूमि आवंटन का मामला चल रहा है खरेकड़ी रोड पे, देखिए निश्चित रूप से तीर्थराज पुष्कर के अंदर अस्पताल बनना चाहिए, इसके लिए हम संकल्पबद्ध है। और कांग्रेस के लोग पार्टी उनकी सरकार है, वो जानबूझ के इस अस्पताल को नहीं बनना देना चाहते हैं। अस्पताल बनाए ना, कौन मना करता? अगर मान लो लोग वहाँ नहीं चाहते हैं, वो खुद भी वहाँ नहीं चाहते, तो जहाँ चाहते हैं वहाँ बनाओ, उसके अंदर कहाँ दिक्कत है? अब ये कह रहे हैं कि साहब अधिकारी मनमार्जी करते हैं, जब सरकार इनकी है और माननीय बहन नसीम जी खुद प्रदेश की उपाध्यक्ष है, जिस पार्टी की सरकार है, अगर उनके अधिकारी उनकी नहीं मान रहे हैं, उनके कहने से काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई फेल्योर सरकार हो सकती है। तो उनके अधिकारी है, सिर्फ मेरे को तो सारा मामला इनका लोगों को गुमराह करने का है। आपस के अंदर ही एक दूसरे की टांग खींच के अधिकारियों पर आरोप लगा के और लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, जबकि मेरे को लगता है कि इनकी मंशा है कि जहाँ बन रहा है वहीं बनने देना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत जो मत है मेरा ये है कि पुष्कर की सभी लोगों की राय लेके, और लगता है कि जगह चेंज करनी चाहिए तो करनी चाहिए, कहाँ दिक्कत है? अधिकारी इनकी, सरकार इनकी, ये जहाँ मर्जी है वहाँ बनाए, हम सहयोग करने को तैयार है। और 1 करोड़ रुपए मेरे विधायक मत से अस्पताल के लिए मैं दूंगा, ये मैंने पहले भी घोषणा कर रखी है और आज दोबारा मैं इसको दोहराता हूँ।
सूरज जी, सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या जो लाइफ लाइन है पुष्कर की, पुष्कर सरोवर, इसमें आज तक 10 साल तो मुझे आज तक वो नहीं देखिए, निश्चित रूप से तीर्थराज पुष्कर के अंदर जो ये सीवरेज की समस्या है, ये आज की तो है नहीं, वर्षों पुरानी समस्या है। ये 23 वर्ष हो गए इनको, लेकिन इसकी समस्या ये पीड़ादायक समस्या है और इस समस्या का समाधान हो, इसके लिए हम संकल्पबद्ध है। और पिछली बार जब हमारी सरकार थी 4 करोड़ रुपये हमने इसके लिए सैंक्शन भी करे, लेकिन जैसी कांग्रेस की सरकार आई उस पर कोई काम नहीं हुआ। अभी केंद्र के अंदर मेरी बात चल रही है, अजमेर विकास प्राधिकरण इसकी डिस्ट्रिक्ट DPR बना रहे हैं, उसके लिए 5 लाख रुपये हमारे पुष्कर नगर पालिका ने उनको दे भी दिए। तो जैसी DPR तैयार होगी तो मैं दिल्ली लेके जाऊँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना पड़े प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा, पर्यटक मंत्री जी से मिलना पड़े उनसे मिलूंगा, गडकरी जी से मिलना पड़े उनसे मिलूंगा, जल संरक्षण मंत्री जी से मिलूंगा, लेकिन हर हाल के अंदर इस समस्या का समाधान करने के लिए हम संकल्पबद्ध है। समय जरूर लगता है, लेकिन समस्या का समाधान निश्चित रूप से। बर्मा मंदिर इसने सबसे पहले आते ही ब्रह्मा मंदिर पे हमला बोला और हमला बोलते हुए उस एंट्री प्लाजा के काम को बंद कराया। और मैं ये आरोप लगाता हूँ सीधा सीधा इस कांग्रेस सरकार पर, इनके जनप्रतिनिधि जो पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे, ये उस एंट्री प्लाजा को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने लिखित में शिकायत करी कि साहब ये गलत बना हुआ है। ग्राम पंचायत सहायकों ने अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। ग्राम पंचायत सहायकों ने बताया कि पहले वे विद्यार्थी मित्र के रूप में कार्य कर रहे थे और अब पंचायत सहायक के रूप में कम वेतन पर कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ग्राम पंचायत सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। पंचायत सहायकों ने बताया कि पहले वे विद्यार्थी मित्र के रूप में कार्य कर रहे थे और अब पंचायत सहायक के रूप में जीवन जी रहे हैं और वर्तमान में वेतन मात्र 6,000 रुपये मिल रहा है। कांग्रेस सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में वेतनमान में वृद्धि की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। इस संबंध में ग्राम पंचायत सहायकों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सर, हम ज्ञापन कलेक्टर महोदय जी को दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के नाम और मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री निरंजन जी के नाम। और हमारी ये समस्या सर 15 वर्षों की पिछले पहले विद्यार्थी मित्र के रूप में जीवन भोगा था, अब पंचायत सहायक के रूप में जीवन भोग रहे हैं। अभी भी हम 6,000 मासिक मानदेय में कार्य कर रहे हैं सर। अजमेर जिले में 841 ग्राम पंचायत सहायक है, पूरे प्रदेश में हमारी संख्या 27,000 है। राज्य सरकार हमेशा आश्वासन पर आश्वासन दे रही है, कमेटियाँ बन रही है, कमेटियों के खेल चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारी समस्या का निराकरण नहीं किया गया है। हम 2 विभागों में कार्य कर रहे हैं, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग। रोटरी क्लब मेट्रो की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी चिकित्सकों का सम्मान किया गया। इस वर्ष क्लब की ओर से 7 चिकित्सकों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। रोटरी क्लब मेट्रो की ओर से पिछले 11 वर्षों से लगातार चिकित्सकों का सम्मान किया जा रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी क्लब की ओर से 7 चिकित्सकों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि VK माथुर और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर इंद्रजीत सिंह रहे। रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो द्वारा चिकित्सक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हर वर्ष की तरह 7 शहर के सम्मानित डेडिकेटेड चिकित्सकों का हम लोगों ने रोटरी क्लब के मंच से सम्मान किया, जिन्होंने कोविड में अद्वितीय सेवाएं प्रदान करी और शहर की जनता को संबल प्रदान किया। आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट डॉक्टर VK माथुर, डायरेक्टर ESI, और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर इंद्रजीत सिंह थे, जिन्होंने चिकित्सकों का सम्मान किया। सम्मानित चिकित्सकों में डॉक्टर अरविंद खरे, डॉक्टर अनिल सामरिया, डॉक्टर विजयलता रस्तोगी, डॉक्टर मनीष शारदा, डॉक्टर ज्योत्सना रंगा, डॉक्टर SS जोधा और डॉक्टर प्रदीप जय सिंघानी थे। इन सभी को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और इन लोगों ने कोविड के समय में अजमेर शहर की जनता का बहुत ही डेडिकेटेडली सेवा की और अपनी जनता को। स्वामी न्यूज के कार्यक्रम में नए मनोनीत पार्षद में पार्षद लोकेश चारण ने कम आयु में प्राप्त किए पद के लिए NSY से लेकर पार्षद तक के सफर की जानकारी दी। लोकेश जी, आप बताइए, आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर हाथीभाटा का रहने वाला हूँ और कांग्रेस पार्टी में मैं NSY से काम करना मैंने शुरू किया था। NSY कांग्रेस की छात्र विंग है, उसमें मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं प्रदेश सचिव भी रहा NSY में और मैंने अच्छा कार्य किया था। मैं जब तक 3 साल में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में पढ़ा, लेकिन उस समय का इतिहास ये है
जब तक मैं 3 साल में पढ़ा तो मैंने इतना अच्छा कार्य किया कि तीनों साल एनएसयूआई का ही छात्र संघ अध्यक्ष बना था। उसके बाद में मैंने रघु शर्मा जी के उपचुनाव में काम किया, जो उनका सांसद का उपचुनाव था उसमें मैंने कार्य किया था और रघु शर्मा जी उससे बहुत खुश हुए थे। रघु शर्मा जी की एक मीटिंग में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान साहब आए थे। उस समय जो तत्कालीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे फिरोज खान साहब आए। उन्होंने जब मुझे बोलते हुए सुना तो कुछ ही समय में एनएसयूआई का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था, उसका नाम था इंकलाब। उस इंकलाब राष्ट्रीय अधिवेशन में मुझे फिरोज खान जी ने बोलने का मौका दिया सब बड़े लोगों के सामने। उसके बाद जैसे ही मेरा कविता पाठ हुआ तो फिरोज खान साहब ने मुझे नीचे उतरते ही गले लगा लिया और अपनी जो पगड़ी थी उसको उतारकर मेरे सर पे रख दिया और अपनी सूत की माला निकालकर मुझे पहनाई। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूं। विधानसभा चुनाव में भी मैंने कार्य किया और लोकसभा का जो इलेक्शन था जिसमें रिजू झुनझुनवाला जी अजमेर से लड़े उसमें भी मैंने कार्य किया और अभी जो विधानसभा के उपचुनाव थे इनमें मैंने अच्छा कार्य किया और पटना में भी मैं 15 दिन बिहार विधानसभा चुनाव में रणदीप सुरजेवाला साहब के साथ रहा। राष्ट्रीय कवि संगम अजमेर जिले की श्री राम काव्य पाठ राष्ट्रीय प्रतियोगिता का दूसरे दिवस पर भगवान राम पर आधारित कविताओं का वाचन किया गया। सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर ब्रजेश माथुर और राजेश भटनागर ने निर्णायक के रूप में अपनी भूमिका अदा की। प्रतियोगिता के संचालन महामंत्री नरेंद्र कुमार भारद्वाज ने मां सरस्वती का वंदन करते हुए प्रतिभागियों का स्वागत किया। राष्ट्रीय कवि संगम पूरे देश में भगवान राम के नाम पर एक लहर, एक गंगा फैलाना चाह रहा है और इसके अकॉर्डिंग पूरे देश में हमने जिला स्तर पर एक प्रतियोगिता शुरू की है जो प्रांत स्तर पर होती हुई और राष्ट्रीय स्तर पर जाकर संपन्न होगी। 15 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर की फाइनल प्रतियोगिता होगी। उससे पहले जिले से जो चुने जाएंगे वो प्रांत में पहुंचेंगे और प्रांत से जो चुने जाएंगे प्रथम 3 विजेता वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रस्तुति देंगे। इसमें आप सबको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जो कविता, जो गीत, जो रचना आप आज पढ़ेंगे, जिला स्तर पर पढ़ेंगे, वही आपको प्रांत में पढ़नी होगी और वही राष्ट्रीय स्तर पर पढ़नी होगी। मैं इस प्रतियोगिता से जुड़े थोड़े से नियम एक बार फिर से आपको दोहरा दूं कि इस प्रतियोगिता में निःशुल्क रूप से पंजीकरण हुआ है, आप सभी इसमें भाग ले रहे हैं। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में प्रतिदिन 2 बजे से हम पार्टिसिपेंट्स को आमंत्रित करेंगे। क्वार्टर फाइनल में चयनित प्रतिभागी सेमीफाइनल में जाएंगे और सेमीफाइनल में जाने के बाद उसके बाद फाइनल के 3 विजेताओं का चयन कर प्रांत में भेजा जाएगा। काव्य पाठ का विषय भगवान श्री राम की महिमा, उदारता, शक्ति और शील सौंदर्य का वर्णन होगा। ऐसी कविता जिसमें राम जी की महिमा, राम जी की झलक न हो वह प्रतियोगिता योग्य नहीं मानी जाएगी। प्रतियोगिता की अवधि न्यूनतम 2.5 मिनट होगी और अधिकतम 4 मिनट होगी। इसमें एक विशेष बात यह है कि आप स्वरचित कविता पाठ नहीं कर सकते हैं। आपकी कविता दूसरा पार्टिसिपेंट पढ़ सकता है लेकिन स्वरचित कविता पाठ इसमें नहीं करना है। भूमिका 30 सेकंड से अधिक की नहीं होगी, वो भी इस 4 मिनट में गिनी जाएगी। कविता के रचनाकार का नाम आपको बताना होगा। यदि कविता ये है मतलब पद्य के रूप में है तो इसी किसी प्रकार के वाद्य यंत्र या ताल का सहारा नहीं लिया जा सकता और ना ही कान में ईयरफोन लगाया जा सकता है। प्रथम 3 विजेताओं को प्रांत में भेजा जाएगा। प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता 15 अक्टूबर तक संपन्न होगी। इसमें पहुंचे प्रतियोगी वही कविता बोलेंगे जिसके आधार पर वो चुने गए हैं। मैं आपको पहले बता चुका इस बात को। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी वही कविता होगी और अंतिम प्रतियोगिता 15 नवंबर को होगी। प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता के विजेताओं में प्रथम को 5100, द्वितीय को 3100 तथा तृतीय को 2100 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। जिला स्तर पर भी 3100 रुपए प्रथम को, 2100 रुपए द्वितीय को और 1100 रुपए तृतीय को पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के प्रथम विजेता को 31,000 रुपए, द्वितीय को 21,000 रुपए और तृतीय को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। सभी स्तरों के विजेताओं तथा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र मिलेगा। जिला स्तर की प्रतियोगिता को छोड़कर अन्य कोई भी प्रतियोगिता ऑनलाइन नहीं होगी जब तक कि कोई विकट परिस्थिति नहीं हो। हम ये चाहेंगे कि भगवान ऐसी कोई विकट परिस्थिति नहीं करे कि हमें ऑनलाइन करना पड़े, क्योंकि हमारे साथ जो मूर्धन्य कविगण जो बैठे हों, जो हमारे जजेस बैठे हुए वो खुद जानते हैं कि सामूहिक मंच पर गाना और सामूहिक मंच पर प्रस्तुति करना एक अलग मजा देता है बजाय ऑनलाइन। लेकिन पिछले दिनों की जो विपरीत परिस्थितियां थी उसके कारण हम सब अब ऑनलाइन मिल रहे हैं। ठीक है, ईश्वर से ये प्रार्थना कि हम
एक बार फिर सामूहिक रूप से जुड़े लोगों से और अच्छे गोष्ठियां और अच्छी कविताएं और अच्छे कार्यक्रम हम सामूहिक रूप से कर सके। मैं सबसे पहले मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूं और भाई बुजुर्ग महिला को संपत्ति के लालच में जलाकर मारने का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से जानकारी के अनुसार महिला अकेली रहती थी, आरोपियों पर विश्वास करती थी। बुजुर्ग महिला को संपत्ति के लालच में जलाकर मारने का प्रयास के संबंध में कृष्णगंज थाने में राजीव गुप्ता द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया था। इस संबंध में सीओ नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला मकान में अकेली रहती थी और स्वराज गुजर नामक व्यक्ति पर विश्वास किया, लेकिन आरोपी ने अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश रचकर बुजुर्ग महिला को जलाकर मारने का प्रयास किया। इस संबंध में पुलिस ने तिराज गुजर और शिवराज को गिरफ्तार कर लिया। एक घटना 22/2/2021 की थी कि एक कार के अंदर आग लगी और उसके अंदर एक लेडी जो है वो किशनगंज एरिया के अंदर बुरी तरीके से जल गई थी। मदर के साथ 10 साल तक एक शोभराज गुजर करके व्यक्ति था जो कि उनके मदर का, ड्राइवर का और बाकी सारे काम, अकाउंट्स वगैरह को हैंडल करने का काम करता था। उसके अगेंस्ट उन्होंने मुकदमा दिया कि इसने बदनीयती से मेरी मदर जो है उनको जलाने की कोशिश की और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो हड़पने के लिए कोशिश की, जिस पर अनुसंधान प्रारंभ हुआ किशनगंज थाने में और बाद में SHO कोतवाली को ही अनुसंधान दिया गया इसकी ग्रेविटी देखते हुए। और उसके अंदर SHO कोतवाली ने जितने भी फैक्ट्स इकट्ठे किए, टेक्निकल एविडेंसेस और बाकी एविडेंसेस, उससे ये चीज़ सामने आई कि शोभराज गुजर ने कुछ व्यक्तियों के साथ में मिलकर 82 इयर्स जो मधु गुप्ता थी उनको मारने की कोशिश की और साथ ही अपने साथियों के साथ मिलकर उनके अकाउंट्स में हेरा फेरी करके उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको हड़पने की कोशिश की है। तो उसके ऊपर SHO कोतवाली ने, जिन्होंने ये अनुसंधान किया, आज शोभराज गुजर को गिरफ्तार किया और इनके जो बाकी साथी हैं उनको भी इस मुकदमे में नामजद कर लिया गया और जिनके अगेंस्ट जल्द से जल्द विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिन धाराओं के अंदर इनको अरेस्ट किया गया है वो है 307, 326, 420, 467, 468 और 471। इसके अंदर इस मुकदमे के ऊपर कार्रवाई की गई। आदर्श नगर क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी हो गई। गनीमत रही कि ट्रॉली पलटने पर कोई जनहानि नहीं हुई। आदर्श नगर क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी हो गई। आसपास के दुकानदारों ने जानकारी देते हुए बताया कि गनीमत रही कि ट्रॉली पलटने से कोई जनहानि नहीं हुई। ये ट्रैक्टर आखूपुरा से आ रहा था और किसी वैन को बचाने के चक्कर में पलटी खा गया और किसी तरह का कोई जनहानि नहीं हुई, कोई हादसा नहीं हुआ। गार्डन के बाहर हुआ यह हादसा। राजस्थान के प्रत्येक जिले से आए हुए नर्सेस कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। नर्सेस कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 30 जुलाई को पदस्थापन सूची जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन अब उसे निरस्त करने की बात कही जा रही है। राजस्थान के प्रत्येक जिले से आए हुए नर्सेज कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। नर्सेज संघ के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि संविदा पर कार्य कर रहे नर्सेज कर्मचारियों के लिए 30 जुलाई को पदस्थापन सूची जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन अब आदेश को स्थगित करने की बात की जा रही है। सरकार द्वारा जल्द सुनवाई नहीं होती है तो प्रदेश भर में नर्सेज कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। आज राजस्थान के समस्त जिलों से पधारे हुए नर्सेज कर्मचारी हैं जिनको 30 जुलाई को सरकार ने आदेश निकाला था पदस्थापन के इनके गृह जिलों में भेजने के लिए। ये वो कर्मचारी हैं जो वर्षों से 8-10 सालों से संविदा अल्प वेतन पे सेवाएं दे रहे थे। काफ़ी वर्षों के संविदा और जो रूपी दंश झेलते हुए जो कई तपस्या के बाद इन्होंने नियमित किया। नियमित करने के बाद इन्होंने कहा कि पदस्थापन सूची जारी करेंगे, फॉर्म भरवाएंगे और इनको गृह जिले भेजेंगे। आज इन कर्मचारियों को वहाँ से रिलीव कर दिया है। ये सभी कर्मचारी अपने गाड़ियों में सामान लाद कर यहाँ लिया है। जहाँ ये प्राइवेट अपने जो रहने का ठिकाना था रूम पे वहाँ रह रहे थे, वो खाली करके आ गए। आज इन कर्मचारियों के पास रहने की कहीं भी जगह नहीं है। ये कर्मचारी बीच में लटक गए, जाए कहाँ। उधर से कह रहे हैं कि आप यथावत ज्वाइन करो, वहाँ से रिलीव हो गए थे। आदेश ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? इधर को यहाँ ज्वाइन नहीं करा रहे क्योंकि अभी आज जो आदेश निकाला है उसमें मुकुल शर्मा जी ने साफ कह दिया है कि ये आदेश कोविड-19 को देखते हुए स्थित कर जाते हैं। इतने दिन से कोविड-19 पे कंट्रोल है। राजस्थान
नर्सिंग कर्मचारियों की वजह से 1 नंबर पर चल रहा है कोविड को कंट्रोल करने में, वैक्सीनेशन में 1 नंबर चल रहा है। फिर भी नर्सिंग कर्मचारियों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, बार बार में इस भर्ती में परिवर्तन जो किए जा रहे हैं, ये सरासर गलत है। ये तानाशाही नहीं चलने देंगे। जो भी मुकुल शर्मा जी जो आदेश किए वो पुनः वापस लेने पड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और मुकुल शर्मा जी की होगी। अजमेर राजस्व मंडल के विखंडन के विरोध में लगातार आमजन का जुड़ाव हो रहा है। साथ ही कर्मचारी यूनियन भी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। इसी क्रम में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने विरोध जताते हुए चेतावनी दी कि कर्मचारी जगत इस फैसले को बर्दाश्त नहीं करेगा। अजमेर राजस्व मंडल के विखंडन के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा समर्थन करते हुए प्रदर्शन किया गया। महासंघ ने कहा कि राजस्थान सरकार जो अजमेर राजस्व मंडल के विकेंद्रीकरण की नीति बना रही है, वह अजमेर का कर्मचारी जगत व आमजन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी राजस्थान के अंदर मंत्रालय कर्मचारियों का मंत्रालय संघर्ष समिति के तत्वाधान में आंदोलन जारी है और जैसा प्रदेश से संघर्ष समिति के निर्देश प्राप्त है, वैसे जिला मुख्यालय पे भोजनावकाश में रोजाना प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम 7 सूत्रीय मांग पत्र दिया जा रहा है और कार्य का बहिष्कार भी किया जा रहा है। और जो भी निर्देश आगे हमें प्रदेश से मिलेंगे उसके तहत ये आंदोलन जारी रहेगा। अभी जो 7 सूत्रीय मांग पत्र है उसमें कर्मचारियों में 3600 पे ग्रेड है, उनको सचिवालय के जो कर्मचारी हैं उनके बराबर उनको जो भी सुविधाएं मिलती है वो मिलनी चाहिए। और 13 जुलाई का 17 का जो 30 जुलाई का जो एक आदेश निकला है उसके तहत जो कटौती की गई है, जिससे हर कर्मचारी 3 और 4 लाख रुपए के अंतराल के नीचे आ रहा है, तो उसको बंद की जाए। और जो भी मंत्रालय कर्मचारियों की जो पद हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं सेवानिवृत्ति के बाद, तो उनके ऊपर नई भर्तियां करके और रोजगार दिए जाए। तो ये 7 सूत्रीय मांग पत्र है। आज हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन दिया है और कलेक्ट्रेट के गेट के ऊपर प्रदर्शन किया है कि सरकार तुरंत मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों पर संज्ञान ले, अन्यथा ये आंदोलन सरकार को आने वाले दिन में भारी पड़ेगा। कर्मचारी मिलकर संघर्ष समिति का निर्माण किया है और संघर्ष समिति द्वारा जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम, जिसमें रेवेन्यू बोर्ड का विखंडन ना किया जाए। इसके लिए हमने पुरजोर प्रयास किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। सरकार की कुरीतियों के विरुद्ध जो भी हम प्रयास बन पड़ेगा सब करेंगे, लेकिन रेवेन्यू बोर्ड का विखंडन कहते कि मुख्य नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमें विरासत में मिला है। जैसा कि सुनने में आता है, पुरानी बात है कि ये हमें मेवाड़ स्टेट को विलय करने के उपलक्ष्य में रेवेन्यू बोर्ड को सौगात के रूप में हमें प्राप्त हुआ है और इसका विखंडन करना हमारी सौगात के साथ खिलवाड़ करना है, जो कि हम नहीं होने। ग्राम पंचायत सेंद्रिया में एडीए कार्रवाई करते हुए सीमा ज्ञान कर अतिक्रमण हटवाया गया। ग्राम पंचायत सेंद्रिया में रिकॉर्डेड रास्ते की कार्रवाई की गई। एडीए द्वारा सीमा ज्ञान कर जांच की गई। एडीए द्वारा कार्रवाई करते हुए अवरुद्ध मार्ग को शुरू कराया गया। इस मार्ग के कारण सेंद्रिया से रिको इंडस्ट्री एरिया तक का मार्ग सुगम बन जाएगा, जिससे आवागमन इस रास्ते से भी हो सकेगा। हमारा ग्राम पंचायत सेंद्रिया में 720 नंबर जो रिकॉर्डेड रास्ता है उसकी कार्रवाई की गई। एडीए द्वारा प्रतिनिधि आए और सीमा ज्ञान किया गया। इससे सीमा ज्ञान हो जाएगा, जिससे खातेदार को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रास्ता गांव सेंद्रिया से वो रिक्कू के होते हुए सेठ वहाँ पर्वतपुरा पहुँचेगा, जिससे लोगों को आने जाने की बहुत सुविधा मिलेगी और यहाँ पे ज़मीनों की वैल्यू बढ़ जाएगी, लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। सेंद्रिया बाईपास से आते हैं, जो कट का इतना खतरा रहता है वो वहाँ से नहीं आके सेंद्रिया वाले काफ़ी लोग इधर से आएंगे, जिससे एक्सीडेंट के खतरे खत्म हो जाएंगे और यहाँ की ज़मीनों की सारी कीमत बढ़ जाएगी। हाँ, ये सेंद्रिया गांव में कोई रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायत आई थी। पहले 2 बार नप चुका है ये रास्ता, आज तीसरी बार एडीए के प्रतिनिधि भी आए हैं, क्योंकि ये रास्ता एडीए के नाम है, तो इसलिए एडीए के प्रतिनिधि नाप के और फिर अतिक्रमण हटाने का है। इस पे रास्ता बिल्कुल ही बंद कर रखा है। सर, ये तहसीलदार अजमेर से हमारे पास ऑर्डर आया है सीमा ज्ञान के लिए, तो उस टीम के अंदर हमें उपस्थित रहने के लिए बोला है, तो वही कार्रवाई चल रही है। सीमा ज्ञान कर रहे हैं, फिर इसके बाद पंचायत अगर साधन उपलब्ध कराती है तो ये हटाया भी जाएगा। जिले में लगातार 24 घंटे से अधिक समय तक हुई बारिश के कारण नसीराबाद के रामदयाल मोहल्ले में मकान धराशायी हो गया। गनीमत रही कि मकान काफी समय से बंद था, इसलिए किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
बीती रात नसीराबाद के रामदयाल मोहल्ला स्थित एक मकान बरसात के कारण रविवार की शाम को तेज आवाज के साथ धराशायी हो गया, जिससे क्षेत्रवासी भयभीत हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामदयाल मोहल्ला में एक मकान अशोक संतानी ने 2012 में खरीदा था, जो कि काफी समय से बंद पड़ा हुआ था। इस मकान के आसपास घनी आबादी भी है। बीते कई सालों से यह मकान बंद पड़ा होने के कारण जर्जर हालत में पहुंच गया और रविवार की शाम को तेज बारिश का शिकार बनते हुए धराशायी हो गया। मोहल्ला निवासी नसीराबाद। मैं जब घूम के आ रहा था तो एक मकान जिसके तीन तरफ से रास्ते हैं, जर्जर अवस्था में एकदम वो धराशायी हुआ। अब घनी आबादी के बीच में मकान स्थित है, उसके तीनों तरफ रास्ते हैं। जन हानि होने से बहुत बची। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि किसी को भी जन हानि नहीं पहुंची। अशोक चौधरी रामदयाल मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मेरे मकान के सामने एक पुराना मकान था जो बारिश की वजह से धराशायी हो गया, जिसके तीनों तरफ रास्ते थे। नुकसान होने की वजह से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, न किसी के लगी है। यही भगवान का शुक्र है कि किसी के जनहानि है, किसी के नहीं लगी है। बारिश से होने की वजह से और भी नुकसान होने की संभावना है। हम यहाँ आसपास के व्यक्ति हैं, यहाँ आसपास मकान के पास बैठे हैं। इस वजह से आने जाने वाले व्यक्तियों को हम एक साइड से निकाल रहे कर। कॉलेज छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कॉलेज द्वारा वसूली की जा रही फीस के विरोध में ज्ञापन दिया। कॉलेज के छात्रों द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर फीस की वसूली के विरोध में प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने बताया कि जब विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया गया है तो फिर किस बात की फीस ली जा रही है और फीस का दबाव भी बनाया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन देकर छात्रों ने न्याय की मांग की। हमने छात्र हितों को लेकर ज्ञापन दिया है। हमने हमारे ज्ञापन में 4 सूत्रीय मांगे रखी है। हमारी पहली मांग ये थी कि भाई बच्चों को ना कोई फैसिलिटी मिल रही है, सारे कॉलेज बंद पड़े, सारे संस्थान बंद पड़े, उसके बावजूद भी फीस ली जा रही है। आधे से ज़्यादा बच्चों को प्रमोट कर दिया दूसरी मांग में, तो भी उनसे फीस ली जा रही है। तीसरी मांग हमारी ये है कि हमारे JNU अध्यक्ष रविंद्र भाटी साहब को जब इन छात्र हितों के आगे उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनको निलंबित कर दिया गया है। उनका निलंबन वापस ले, और अगर हमारी ये मांगे स्वीकार नहीं की जाती तो हम जल्द से जल्द उग्र आंदोलन करेंगे और हम पूरे कलेक्टर का घेराव करेंगे। कि पिछले पूर्व 2 वर्षों से जो है कोई भी ऑफलाइन जैसे ना तो कोई पढ़ाई हो रही है, ना कुछ किसी भी प्रकार की कोई कॉलेज व विश्वविद्यालयों के अंदर कोई भी जो चीज़ें काम में नहीं ली जा रही है। फिर भी जैसे जो फालतू की फीसें हैं वो ली जा रही है, जैसे स्पोर्ट्स की, NCC की, बस फीस भी ली जा रही है, जिनका भी पिछले 2 सालों से कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। और जैसे जो पिछले 2 सालों से बच्चों को ऐसे ही प्रमोट किया जा रहा है, फिर भी परीक्षा शुल्क किस बात के लिए लिया जा रहा है? पहले तो वो परीक्षा शुल्क वापस किया जाए, और दूसरी बात के सभी छात्रों को जो है फीस के अंदर राहत दी जाए। और जो इस सब के खिलाफ जो हमारे बड़े भाई रविंद्र सिंह जी भाटी ने जोधपुर में इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उनको व उनके 2 साथियों को निलंबित कर दिया गया। और हमारी ये भी एक चौथी हमारी मांग ये है कि उनका जो पुलिस लाइन सामुदायिक भवन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस के जवानों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर अजमेर रेंज के IG S संगीत मौजूद रहे। पुलिसकर्मी की जो बेटर कामकाज देखते हुए जो बेहतर ढंग से काम करना, लोगों को पहचानने के लिए और उनको मोटिवेट करने के हिसाब से सर्वोत्तम चिन्ह देने का प्रावधान है। उसके अनुसार मुख्यालय के स्तर पर परीक्षण करके 90 लोगों को अजमेर रेंज अलग अलग जिलों से 90 लोगों को सर्वोत्तम से। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़। कैमरा दिखा तो वो कैमरा छोड़, वो कैमरा देख। कोई ऊपर वाला सब देख रहा है। सॉरी सिस्टर। चलो ब्रदर। CP+ HD सिक्योरिटी कैमरास, ऊपर वाला सब देख रहा है। फिनिश। कमला वो देख, ऊपर वाला सब देख रहा है। सोनू खाएगा। CP+ HD सिक्योरिटी कैमरास। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, जो बचा था काले चोर ले गए। जंगलियों, जंगल में मोर नाचा, सबने देखा, वो देखो CP+। ऊपर वाले को अंधेरे में भी सब कुछ दिखता है। नाइट विजन। सॉरी, अब नो मोर चोरी। ओके। CP+ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स। बी केयरफुल, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। CP+ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स। बी केयरफुल, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है।